तो एक बार फिर से पहाड़ की खबरें लेकर हाजिर हैं हम दोनों आपके सामने। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर उत्तराखंड से आती हुई, जहां पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आज उत्तराखंड आने वाली हैं। बीजेपी ने उनके स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। सुबह 10 बजे द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां बीजेपी के जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी ने इसके लिए विशेष तौर पर प्रदेश भर के जनजातीय मोर्चे के कार्यकर्ताओं को देहरादून बुलाया है। जौलीग्रांट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, सीएम आवास पहुंचेगा। यहां भी जनजातीय वेशभूषा में ही कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू सीएम आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी विधायकों और तमाम सांसदों से मुलाकात करके उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगी। इस विमान से 10 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे आएंगी। उसके पश्चात सेफ हाउस में थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और 11:15 पर उनकी अपनी सभी सांसद गणों से, माननीय विधायक गणों के साथ एक विशेष बैठक होगी। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां से हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात इस समय मौजूद है लाइव। उनसे लेते हैं और जानकारी। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब आज द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंचने वाली हैं जौलीग्रांट एयरपोर्ट। पहुंचने का उनका क्या समय है, क्या क्या कार्यक्रम उनके आने पर रखे गए हैं, और आज कैसे उत्तराखंड द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने वाला है, एक एक जानकारी दीजिए। गुड मॉर्निंग कंचन। करीब 10 बजे के आसपास वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और बीजेपी ने यहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हों, पार्टी के महामंत्री हों, वो सब जौलीग्रांट पर मौजूद रहेंगे। और एक कार्यक्रम बनाया गया कि वहां पर द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपना जो जनजाति मोर्चा है उसके जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको कल ही देहरादून यहाँ पर बुला लिया था। कोशिश ये है कि उनका परंपरागत ढंग से जनजाति, चूँकि द्रौपदी मुर्मू जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, पृष्ठभूमि से बिलोंग करती है, तो उनका उसी तरह से, उसी अंदाज में यहाँ पर स्वागत किया जाएगा जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर। इसके बाद उनको काफिले के साथ देहरादून लाया जाएगा, जहाँ पर वो शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री हाउस में उनके जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हाउस में भी उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बीजेपी अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जनजातीय मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आने को कहा है और वहाँ पर उनका स्वागत होगा। इसके बाद वो सांसदों और विधायकों से, पार्टी के जिनको कल ही कॉल कर दिया गया था, सभी सांसदों को यहाँ पर रहने को कहा गया है, विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है, उनसे बातचीत करेंगे और अपने लिए समर्थन मांगेंगी। तो सुनिए, सिर्फ बीजेपी के विधायकों से ही मुलाकात करेंगी, समर्थन मांगेंगी, या फिर कांग्रेस विधायकों से भी उनकी मुलाकात रहेगी आज? देखिए, फिलहाल जो कार्यक्रम है उसमें बीजेपी के विधायक ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हाउस में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वहाँ बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद होंगे और जो सांसद हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, राज्यसभा के सांसद भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल तो कार्यक्रम यही है कि वो बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी होंगे और इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो करीब 1 से 2 घंटे का उनका यहाँ पर कार्यक्रम है और इसके बाद वो 12:30 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे खोला गया है। लामबगड़, बेनाकुली और कचरा नाले पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। जोशीमठ मार्ग खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। बीते 2 दिन से बार बार कचरा नाले के पास ये हाईवे बंद हो रहा था। वहीं पाटुकेश्वर और बद्रीनाथ धाम में फंसे हुए यात्री ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने और मलबा गिरने की वजह से ये हाईवे बंद हो गया था। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल हमें देंगे। नितिन, अब सुचारू रूप से हाईवे को कर दिया गया है, लेकिन फिर भी खतरा बरकरार है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कचरा नाला के पास ज्यादातर मलबा गिरने से ये रास्ता बाधित हो रहा है। जी बिल्कुल, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन रविवार से रात से बारिश नहीं हुई है, तो आज मौसम थोड़ा सा ठीक है और यातायात के लिए जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, चाहे वो खचड़ा नाला है या लामबगड़ बाजार के पास जो नाला बह रहा था या बेनाकुली के पास जो पत्थर गिर रहे थे, फिलहाल वो रुक चुके हैं और जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो सुचारू
तरीके से चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में जो तीर्थयात्री फंसे हुए थे उन्हें भी अब निकाल दिया गया है, और पांडुकेश्वर में जो तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे थे उन्हें बद्रीनाथ धाम भेज दिया गया है। फिलहाल अभी एक राहत भरी खबर है, लेकिन अगले कुछ दिन और पहाड़ों में बारिश की पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने जताया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो बताएं आपको कि जोशीमठ के पास लामबगड़ नाला रविवार को उफान पर आ गया था, लेकिन उफान के बावजूद कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी पार करा रहे थे, जो कि हादसे का सबब बन सकता था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उफान पर आता ये नाला और ये टैक्सी इस नाले के बीच से गुजरती हुई। समझ सकते हैं कि कितना रिस्की है। ना सिर्फ ये टैक्सी बल्कि कई लोगों ने अपनी गाड़ी को इस जगह से पार कराया, जान जोखिम में डाल के खतरा मोल लेके इस रास्ते को पार किया गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दिए, बड़े बड़े बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार खोल दिया गया। बता दें कि राड़ी के पहले यमुनोत्री मार्ग बंद हो गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है और ऐसे में यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर पहाड़ियों से नीचे गिरे हुए हैं और इसके चलते सड़क बाधित हो गई थी। हालांकि अब इस सड़क को खोल दिया गया है, ऐसे में यात्रियों ने राहत की सांस ली। तो भारी बारिश के बीच में केदारनाथ पैदल मार्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकेंगे कि केदारनाथ पैदल मार्ग में एक झरने के पास तीर्थयात्री जान जोखिम में डालकर केदारनाथ जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं डराने वाली है, क्योंकि इसमें जान जोखिम में डाल के लोग इस तरह से रास्ते को पार कर रहे हैं। यहाँ से गुजर रहे तीर्थयात्री इससे अनजान नजर आ रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, ये वायरल होते वीडियो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो लगातार बारिश पूरे उत्तराखंड में हो रही है। तीर्थयात्री जो हैं वो किस तरह जान जोखिम में डाल के इस जगह को पार कर रहे हैं। किसी ने ये वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और ये वीडियो वायरल हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कई जगह लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं एक मार्ग खुल रहा है तो दूसरा बंद हो जा रहा है। पहाड़ पर मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर तरफ नदी नाले उफान पर हैं तो लैंडस्लाइड से कई मार्ग बंद हो गए। एक मार्ग खोला जा रहा है तो दूसरा बंद हो जा रहा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के खचड़ा नाला के पास खोल दिया गया तो बद्रीनाथ हाईवे बैनाकुली के पास बंद हो गया। पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने से मार्ग बंद हुए हैं। इससे जोशीमठ पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोका गया है। जोशीमठ में ही लामबगड़ बाजार के पास भारी बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे तीर्थयात्रियों की कई गाड़ियां भी नाले में फंस गईं। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों और बीआरओ की मदद से लोगों को नाले से पार कराया गया। चमोली में बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी हो रहा है। उमट्टा के पास अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। पहाड़ से पेड़ के साथ मलबा आकर सड़क पर बिखर गया है। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से करीब 2 घंटे बाद सड़क को खोला गया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। चमोली के ही गोपेश्वर के चोपता हाईवे पर देवलधार और नरोधार के बीच सड़क पर मलबा आ गया। हालांकि राहत की बात यह है कि कर्णप्रयाग थराली हाईवे को खोल दिया गया है। चमोली के विश्व धरोहर फूलों की घाटी के राष्ट्रीय उद्यान का संपर्क मार्ग कट गया है। बारिश के बाद पैदल रास्ते कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं फूलों की घाटी जाने वाले सैलानियों को एसडीआरएफ की मदद ने सुरक्षित घाघरिया में पहुंचा दिया है। फिलहाल फूलों की घाटी जाने वाले सैलानियों को रोक दिया गया है। अब मौसम साफ होने के बाद फूलों की घाटी का रास्ता खोला जाएगा। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ के मोरी के सुदूरवर्ती पंचगाई पट्टी में सुपे नदी उफान पर है। इस पर बना एकमात्र लकड़ी के पुल पर खतरा मंडराया हुआ है। हालांकि ग्रामीणों ने इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। उत्तरकाशी के ही यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी यहाँ के यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है और नदी के तेज बहाव से यमुनोत्री धाम और पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। बात कोटद्वार की जाए तो यहाँ के कौड़िया बस्ती इलाके में लोगों के घरों के अंदर नाले का पानी और मलबा घुस गया है। वहीं पुल के नीचे पेड़ फंस जाने से पानी और भी तेजी के साथ आसपास के इलाकों में घुस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तरकाशी के मौरी प्रखंड क्षेत्र में सिर्फ 2 महीने पहले बनकर तैयार हुआ आरसीसी पुल टूट चुका है। ये पुल तालुका और डाटमीर के बीच में बनकर तैयार किया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते इस पुल के धड़ाम होने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ग्रामीणों में कार्यदायी संस्था के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि पुल 32 लाख की लागत से वन विभाग ने तैयार किया था। ग्रामीणों को फिर से नदी के रास्ते ही जान हथेली पर रखकर रास्ता पार करना पड़ेगा। टिहरी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल सुरकुंडा देवी रोपवे रविवार कुछ देर के लिए अचानक तकनीकी कारणों से बंद हो गया। रोपवे बंद होने के समय रोपवे में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय समेत करीब 60 से 70 लोग फंस गए। हालांकि रोपवे करीब 35 मिनट तक बंद रहा, जिसके बाद उसे दोबारा सुचारू कर दिया गया, लेकिन इस दौरान टिहरी विधायक समेत सभी लोगों की सांसें अटकी रही। इस हादसे के बाद सुरकुंडा देवी मंदिर रोपवे के संचालन पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। धनौल्टी के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने न्यूज 18 से बताया कि रोपवे प्रबंधन को टेक्निकल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। टेक्निकल जांच क्लियर होने के बाद ही दोबारा रोपवे का संचालन किया जाएगा। हम अधर में हैं, हवा में हैं, ट्रॉली में हैं और थोड़ा सा ये आगे बढ़ी और फिर ये जो है फिर फंस गई है यहाँ पर। और मैं सबसे जो इस समय उसमें है, अगर सबका नेटवर्क चल रहा है, जो लोग इस समय ट्रॉली में फंसे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना हो। इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत इसका संज्ञान ले, और नहीं तो जो है जो एसडीआरएफ इनसे बात करके, ट्रॉली संचालकों से बात करके, नहीं तो एसडीआरएफ की व्यवस्था करे जिससे। और अब आपको बताते हैं, हरिद्वार में रविवार को शुरू हुई इंटर डिस्ट्रिक्ट पीएसी पुलिस स्विमिंग इवेंट में प्रदेश भर से आए 300 से ज्यादा स्विमर हिस्सा ले रहे हैं। कुल 16 टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया हुआ है, जिसमें बचे हुए खिलाड़ी मंगलवार तक चलने वाली अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में इस कंपटीशन में भागीदारी करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक पूरन रावत ने किया और इस मौके पर पीएसी 40वीं वाहिनी के कमांडेंट ददन पाल मौजूद रहे। अलग अलग इवेंट के क्रम में 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता मुख्य आरक्षी मनेंद्र कुमार 40वीं वाहिनी के नाम रही। नितेश नौटियाल 40 BNPSC ले नंबर 4 शिवम सिंह। मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को मोदी एट 20 पुस्तक पर आयोजित गोष्ठी में सीएम धामी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक प्रशासनिक जीवन के 20 साल पूरा होने को लेकर लिखी गई है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से नवाचार में विश्वास करते हैं और जब भी वो किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह से उसी बात पर ध्यान लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर लिखी गई इस पुस्तक को सभी को पढ़ना चाहिए। जी का पूरा जीवन और उनके कर्म हमारे लिए एक प्रेरणा है और मैं कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से उनसे ये सब प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वालों के लिए एक वर्क कल्चर देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आया है। तो ये मोदी एट द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है। देहरादून से खबर, जहां पर कल मत्स्य पालन विभाग ने नेशनल फिश फेस्टिवल का आयोजन किया और इस आयोजन में प्रदेश के तमाम मत्स्य पालकों ने शिरकत की, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। आरटीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में फिशरीज से जुड़े हुए लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए, जिनका निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही विभाग के किए जा रहे कामों की सीएम ने जानकारी ली है। रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है
और इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी योजनाएं हो सकती हैं उन सब योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में जो मोदी जी का सपना है, फिशरीज एक अलग डिपार्टमेंट मोदी जी ने केंद्र में बनाया है, उनका एक सपना है कि हमारे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए फिश का, उस पर लगातार ये सरकार कार्यरत है। बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य का एक पत्र मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल से होते हुए सीएम आवास तक पहुंच गया। गणेश गोदियाल ने तो यहां तक चेतावनी दे डाली कि जांच हुई तो ठीक, वरना धरना दिया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच का मामला क्या उठा? गणेश गोदियाल अब आग बबूला हैं। गणेश गोदियाल ने रविवार सुबह सीएम से मिलकर उन्हें एक पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने खुद पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता से जांच की मांग की। जांच के आदेश देने वाले मंत्री धन सिंह रावत के विभागों की भी जांच की मांग कर डाली। निष्पक्ष जांच के आदेश न होने पर गोदियाल ने सीएम आवास पर धरने तक की चेतावनी दी है। और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। मैं इसी आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर वो इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे, आदेश करेंगे, कोई एसआईटी गठित करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इस मांग को उठाते रहेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने धरना दूंगा। बीजेपी के पूर्व विधायक और देवस्थानम बोर्ड के सदस्य रहे महेंद्र भट्ट का कहना है कि गणेश गोदियाल जांच के नाम पर डर रहे हैं, इसलिए धमकी पर उतर आए। भट्ट का कहना है कि मंदिर समिति के सदस्यों को समिति में अनियमितता होने पर जांच की मांग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जांच के लिए धमकी देना कि अगर जांच इस रूप में नहीं हुई तो वो माननीय मुख्यमंत्री के आवास के आगे धरना देंगे। वैसे गणेश जी आज प्रतिपक्ष में है और धरने पसंद करना उनका इस समय नैतिक अधिकार बनता है। गेंद अब सीएम के पाले में है। मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। सीएम ऑफिस की ओर से मामले में जो भी रुख हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गर्मा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे हैं, जहां पर अजय भट्ट ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल के बीच में गड़बड़ियों की जांच को लेकर चल रही रार पर कहा कि किसी को जांच से डरना नहीं चाहिए। जांच में जो सच आएगा वो सबके सामने ही होगा। भट्ट ने यह भी कहा कि जांच तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी एजेंसियां कर रही हैं। अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच में सहयोग करना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। इसलिए ये गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। जांचें, जिसका जो कार्य हुआ जांच होगी, उसमें या तो बरी होंगे या फिर एलिगेशन लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी छोटी हरकतें नहीं करती। साल 2016 से प्रदेश में बंद पड़े स्पोर्ट्स कोटे की नौकरियों के बाद फिर शुरू हो सकती है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जो अब प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने ही राज्यों में अलग अलग विभागों में नौकरियां मुहैया कराएगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलने वाला 4% का स्पोर्ट्स कोटा खत्म हो गया था, जिस पर अब मंत्री रेखा आर्य ने कमेटी तैयार की है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि उत्तराखंड में कैसे गलत हुआ 4% का कोटा, इसका परीक्षण करें और किस तरीके से लीगली हम इसको पुनः ठीक कर सकते हैं, उसका अध्ययन करें। इसके निर्देश दिए हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी विभाग इस संदर्भित अपनी की हुई एक्सरसाइज से मुझे अवगत कराएगा और हम फिर उस दिशा में, खेल और खिलाड़ियों की दिशा में उचित निर्णय लेंगे। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों मिंटू गैंग के सदस्य हैं। इन साइबर ठगों को आगरा में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बनबसा की रहने वाली एक लड़की ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का विज्ञापन देखकर उसमें अपना बायोडाटा भेजा, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित लड़की से 2,55,000 की ठगी कर ली गई। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो इनसे 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो इन्होंने दे दी थी। इन्होंने ये सोचा संभवतः ये सही चीज़ है, इन्होंने दे दी थी। बाद में जब उनको पता चला कि इनके साथ ये ठगी हो चुकी है तो इन्होंने पुलिस में इसमें FIR दर्ज कराई है। उसके बाद हमने SOG और थाना बनबसा की टीम की मदद से एक टीम बनाई और इनको दबिश के लिए वहाँ पर जो पूरा उसमें पड़ताल करने के लिए इसमें भेजा। तो आज आगरा से ये 3 आरोपी जिन्होंने इनके साथ ठगी की है उनको पकड़ा है। बेसिकली इनका जो